अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ द हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। तो ये स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मेन टारगेट है आज के लेक्चर का वो है हेलोजेंस। हमने हेलोजेंस को डिस्कस करना है। चूँकि ये चैप्टर का नेम था द हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेस, तो इसी वजह से मैंने ये मेन हेडिंग आप लोगों की यहाँ पर मैंशन कर दी है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो फर्स्ट में हेलोजेंस को आप लोगों से डिस्कस करूँगी, दी हेलोजेंस, और इसके बाद जब ये हमारा हेलोजेंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों से जो है वो नोबल गैसेस जो है उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो मेरा टारगेट है वो ये कि हमने जो हेलोजेंस है हमारे पास, उसके हम सबसे पहले जो है मैं आप लोगों से उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो हेलोजेंस के अंदर जो इसके ग्रुप मेंबर्स आ जाते हैं वो सारे ग्रुप मेंबर्स को डिस्कस करूंगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है मैं आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इस जो ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं उनकी मतलब हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो डिस्कस करूंगी। और लास्ट में मैं इनकी जो है आप लोगों से जो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं इसके हेलोजेंस के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो हेलोजेंस हैं हम इनको क्या बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स। क्योंकि सॉल्ट बनाते हैं, इसी वजह से हम क्यों बोलते हैं हेलो कहते हैं ना, हेलो कहते हैं, जो कि सॉल्ट ये वर्ड बना है हेलोजेंस कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, हेलोजेंस क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से निकला है, एक हेल्स से, हेल्स का मतलब होता है सॉल्ट, एंड जेन्स जो है वो जेनन से ये वर्ड निकला है। जेनन का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म। ठीक है, यानी कि टू फॉर्म सॉल्ट या टू जनरेट सॉल्ट, जो सॉल्ट बनाते हैं। सो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि स्टूडेंट्स, ये जो हेलोजेंस हैं ये किस ग्रुप के मेंबर्स हैं? ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। क्या है? ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ग्रुप 7A के मेंबर्स में अब कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन होप सो कि ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर है कि हम इनको हेलोजेंस क्यों कह रहे हैं, ग्रुप 7A के मेंबर्स को हम हेलोजेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर सॉल्ट फॉर्मर्स। अब इनमें कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं हेलोजेंस में? फ्लोरीन है, फर्स्ट मेंबर जो है वो फ्लोरीन है, उसके नीचे जो है क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन, और फिर लास्ट में एस्टेटीन है। ठीक है, ये आपको इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में आप इसको मेंशन करते हैं। ये मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है, नेम्स की वजह से मैंने यहाँ पर साथ साथ लिख दिया। तो ये है सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद नीचे फिर आपका आयोडीन, और उससे नीचे जो है वो एस्टेटीन होता है। ठीक है, तो ये जो आपके जो फर्स्ट फोर हैं ये कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो है मोस्ट कॉमन जो ज़्यादा पाए जाते हैं, और एस्टेटीन जो है वो बहुत ही रेयर है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो ये आपके जो है वो हेलोजन के जो ग्रुप 7A के मेंबर्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ तक के होप्स हो कि आपको स्टूडेंट्स पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ। चूँकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में कि ये ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं, तो 7A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसके अंदर वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो इसकी वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे जो है इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी? NS2NP5 होती है। क्या होती है? NS2NP5। N जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, और S और P जो है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं सब शेल्स को। ठीक है, तो S इसके अंदर नंबर ऑफ शेल, जो भी शेल हो सकती है। ठीक है, तो सब शेल जो है वो क्या है? S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि S सब शेल में हमेशा आपको पता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जो P है उसमें 6 आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स S में फिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचते कितने हैं? 5 बचते हैं। तो इसी वजह से P ऑर्बिटल जो है या P जो सब शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपने देखा कि हेलोजेंस जो हैं दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन P ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपने इसको जनरल वे में हम रिप्रेजेंट कर देंगे NS2NP5 से। ठीक है, अगर हम फ्लोरीन की देखें, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, आप किसी भी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप देखेंगे तो उसके अंदर जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे कि NS2NP5 ही होगी। ठीक है, मतलब इस तरह से आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इनके अंदर मौजूद होंगे। मैं एक सिंपल जो है वो आपको करके दिखा देती हूँ फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम इसकी देखें तो 1s2 2s2 एंड 2p5 होती है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब आप देखें कि इसकी जो सेकंड शेल है, जो सेकंड शेल है, आउटर मोस्ट शेल सेकंड शेल है ना, ये जो नंबर है ये शेल नंबर को बता रहा होता है। तो आउटर मोस्ट जो सेकंड शेल है इसके अंदर वो सेकंड शेल में जो सब शेल S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनके S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P जो सब शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस तरह से 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह क्लोरीन के अंदर आप देखें, ब्रोमीन में, इन सब में आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिजाइड करेंगे। ठीक है, तो होप्स हो के स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब मैं अपनी लास्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ जो कि क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। ये स्टूडेंट्स मैं अब आप लोगों से प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हैलोजेंस की वो आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारे पास ये बहुत सारी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल स्टेट एंड कलर। फिजिकल स्टेट एंड कलर का मतलब जो दिखने में आपको नजर आए, ठीक है, मतलब किस हालत में जो है ये मौजूद है और इसका कलर क्या है, ये इस पॉइंट में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो फिजिकल स्टेट को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कलर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि फर्स्ट मेंबर जो फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन और इसके नीचे एस्टेटीन भी है, और वो मैंने आपको बताया कि बहुत ही रेयर एलिमेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते, तो मैंने इसलिए इन चारों को मेंशन किया है, ठीक है। तो ये इसमें जो आपके पास जो फर्स्ट ये जो टू हैं मेंबर्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनको आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स को मैंने डायटोमिक फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, मतलब दो एटम्स की फॉर्म में, एफ फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके F2 दो एटम्स हैं कंबाइन हुए हैं, डायटोमिक फॉर्म है। इसी तरह क्लोरीन भी डायटोमिक, ब्रोमीन भी डायटोमिक फॉर्म है, आयोडीन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इस फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा गया है। अब दूसरी बात कि फिजिकल स्टेट मतलब किस हालत में मौजूद है, तो आपकी जो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जो है ये गैसेज हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, गैसेज हैं, और जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, और जबकि आयोडीन, इससे जो नीचे वाला मेंबर आयोडीन है, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है। तो आपने देखा कि ये जो आपके पास जो ग्रुप 7A के मेंबर्स हैं ये तीनों हालतों में मौजूद होते हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसियस फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। और आपको ये पता चल गया कि जो पहले दो मेंबर्स हैं वो गैसेस की फॉर्म में है, जो थर्ड मेंबर है ब्रोमीन वो लिक्विड फॉर्म में, और जो लास्ट वाला आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल स्टेट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ली। अब मैं इनकी कलर की तरफ आती हूँ। तो कलर जो आपका फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेज हैं, तो फ्लोरीन जो है वो पेल येलो कलर की गैस है, पेल येलो कलर की गैस है, जबकि क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो गैस है, ग्रीनिश येलो गैस है। ब्रोमीन जो है वो आपका रेडिश ब्राउन कलर्ड लिक्विड है, रेडिश ब्राउन कलर्ड लिक्विड है। और जो आपका आयोडीन है इट इज अ मेटालिक अपीयरिंग ग्रेश ब्लैकिश सॉलिड, ग्रेश ब्लैकिश, जैसे आपका वो होता है ना पेंसिल जो होती है, लेड पेंसिल, उसका जो सिक्का होता है, ठीक है, तो उस तरह का जो है ये इसका कलर होता है। तो हम इसी वजह से लिख रहे हैं यहाँ पर मेटालिक अपीयरिंग ग्रेश ब्लैक सॉलिड, ठीक है, तो वो आयोडीन का कलर होता है। तो होप सो के स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये इनकी जो फिजिकल स्टेट है और कलर जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये कि ये दे अटैक द स्किन को ये अटैक करते हैं, और खास तौर पे तो इसमें जो ब्रोमीन लिक्विड है इट कॉजेज बर्न दैट हील्स स्लोली, ये जला देते हैं आपकी स्किन को, ठीक है, अगर ये आपकी स्किन के साथ इसका इंटरेक्शन हो जाए, एंड इट विल हील स्लोली, और जो आपकी बर्निंग है वो फिर इतनी आसानी से हील अप नहीं होती है, ठीक है। और लास्ट में जो मेंबर है इसका एस्टेटीन है, एंड एस्टेटीन इज अ रेयर एलिमेंट, ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट कॉमन जो है ये पहले चार हैं, और ये जो आपका एस्टेटीन है ये रेयर है, बहुत ही कम मौजूद होता है, एंड इट इज़ रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसमें से रेडिएशंस ये एमिट करता है, इसमें से रेज निकलती हैं, सो इसी वजह से हम इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इसके जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है स्टूडेंट्स, उसके हाफ लाइफ कितनी है, 8.3 आवर्स है। ये खासतौर पे ऑब्जेक्टिव में आपसे ये बात अक्सर पूछ ली जाती है, तो मैं इसलिए ये साथ ही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट क्या है, ओडोर। ओडोर कहते हैं महक को, ठीक है। महक कैसी है इसकी, ऑल हैलोजेंस हैव पंजेंट इरिटेटिंग ओडोर। पंजेंट कहते हैं जो कि आपको चुभने वाली हो, मतलब दैट इज़ अनप्लेजेंट, आप मतलब खुशगवार नहीं होती बल्कि अनप्लेजेंट होती है। आप ये कह सकते हैं कि जो कि आपको इरिटेट करे या इनके नाक में चुभने वाली हो, ठीक है, जैसे चुभती है जो आपको, ठीक है। तो ऐसी ओडोर जो होती है इसकी हैलोजेंस की कैसी ओडोर होती है, पंजेंट ओडोर होती है, यानी कि इरिटेट करने वाली, जो आपको जिससे इरिटेशन काज हो जाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसके एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो इसका इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियस क्या है कि जितना मतलब एटम का साइज रेडियस जो है वो साथ में बढ़ता जाएगा जैसे डाउन द ग्रुप्स, क्योंकि आपको पता है कि जब नीचे डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है, साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये जैसे फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन के केस में क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो जैसे आउटर मोस्ट शेल जो है सेकंड थी, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप आएंगे, क्लोरीन के लिए जो है वो 3 शेल जो है वो हो जाएंगी, तो साइज क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ब्रोमीन का साइज और भी बड़ा होगा और आयोडीन का उससे भी बड़ा होगा। तो आपने देखा कि नीचे जो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो शेल्स जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है इसका रेडियस है या एटॉमिक साइज जो है वो इसका इंक्रीज होता जा रहा है। रेडियस कहते हैं वैसे सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का डिस्टेंस वो रेडियाई होता है। तो देखिए ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस कम है, लेकिन डाउन द ग्रुप आ
रहे हैं तो अब रेडियस क्या है बढ़ता जा रहा है, और आएंगे तो नीचे ब्रोमीन और फिर आयोडीन के लिए तो सबसे ज़्यादा इसका जो है वो एटॉमिक रेडियस आएगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है और किस वजह से इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है। फ्लोरीन के केस में हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी थी तो आपने देखा था उसमें आउटर मोस्ट शेल जो थी वो सेकंड शेल थी, 2s2 and 2p5 इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसमें थर्ड होगी क्लोरीन में 3s2 3p5। तो इसी तरह नीचे ब्रोमीन में आएंगे तो इस तरह से आप देखते जाएंगे नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ये आपने साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स। तो ये आपकी जो है हमने करेक्टरिस्टिक डिस्कस की एटॉमिक रेडियाई की। अब मैं नेक्स्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेती हूँ जो कि क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स डेंसिटी भी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जितना एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो वो उतनी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। जैसे कि आपने पहले भी एक रिलेशन पढ़ा होगा हमेशा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा एटॉमिक मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो डेंसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही बात मैंने बताई कि डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसी वजह से डेंसिटी जो है वो भी इसकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ये जो हेलोजेंस हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं। और वो किस वजह से, जो ये बात भी आपको बता दी है कि ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हैं साइज इंक्रीज करता है। ये बात अभी बताइए आपको, साइज आपने देखा था फ्लोरीन का कम होता है, आयोडीन का साइज डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो और बड़ा होता जा रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। एंड विद इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जब साइज बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रेंथ जो है वंडर वाल फोर्सेज जो इनके अंदर मौजूद होती हैं, ये डायटोमिक फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में, तो ये वंडर वाल फोर्सेज जो है वो इनमें मौजूद होती हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो वंडरवाल फोर्सेस की डाउन द ग्रुप फिर इंक्रीज कर जाएगी। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि साइज भी बड़ा है तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है इनके अंदर, तो उनको मेल्ट करने में या उनको बॉयल करने में स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है डाउन द ग्रुप। तो होप्स हो कि ये पॉइंट जो है वो अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करने में। जो ये में लेट्स सपोज ये यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है एटम मौजूद है, तो ये हमारे सेंटर में लेट्स सपोज के न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर जो लेट्स सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अभी जैसे मैंने बात की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप आते तो साइज बड़ा होता था, फ्लोरीन का छोटा है और आयोडीन का बड़ा है, इस तरह से हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अब देखें कि बड़े वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या छोटे वाले में से। तो देखें इधर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पर जब न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है इसकी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो है वो ज़रा कम है। तो क्या होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो ज़्यादा आसान होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, हमें इसलिए जो है वो कम एनर्जी जो है वो देनी पड़ रही है, ठीक है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़रा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना और हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसी वजह से हमने देखा कि इट डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स बढ़ रही है ना, तो शेल्स बढ़ती जाएंगी तो साइज बड़ा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स न्यूक्लियस वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा जब ये बड़ा साइज होगा, ठीक है। लेकिन अगर एटम का साइज छोटा है तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको इसलिए क्लियर हो गया होगा कि ये डिक्रीज क्यों कर रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। कम हमें एनर्जी क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकालना आसान है, इसलिए कम से कम एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये एक और बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब का ट्रेंड जो है वो सेम है, ठीक है। इन जो पहले आपके जो थे फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया इसका एटॉमिक साइज, डेंसिटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका तीनों का ट्रेंड सेम है। मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, देखें ये इस तरह से याद रखना है कि आपका एटॉमिक साइज, इसके बाद डेंसिटी और साथ में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स,
ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। कैसे कि ये डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज करते हैं और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो है वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक है, साइज भी डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और एटॉमिक साइज भी, डेंसिटी भी, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी। लेकिन डाउन द ग्रुप आते हैं तो इंक्रीज करता है, इनका साइज भी इंक्रीज करता है, डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड जो है वो सेम है, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। कहने का क्या मतलब हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है, EN। तो ये तीनों जो है इनका ऑपोजिट ट्रेंड है। इससे कैसे कि ये लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या करती हैं, इंक्रीज करती है, और डाउन द ग्रुप क्या है, डिक्रीज करती हैं। ये आपने देख लिया कि डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्टूडेंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको याद करने में भी आपको फिर आसानी होगी काफ़ी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं बात कर रही हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की बिल्कुल ऑपोजिट है ये, कि इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करवाया जाता है आउटरमोस्ट शेल से, ठीक है, यहाँ पर, और जो इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, तो इसके लिए जो है वो जो एनर्जी ये रिलीज होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी गेन हो रही होती थी, एब्जॉर्ब होती थी, जबकि इसमें एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसी वजह से हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव साथ में वैल्यू के साथ नेगेटिव लगाते हैं। सो हैलोजेंस हैव लार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। ठीक है, नेगेटिव क्यों है ये बात आपको बता दी है, क्योंकि एनर्जी इसमें रिलीज हो रही होती है, सो इस वजह से ये नेगेटिव होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होती हैं। दस दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यही वजह है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। एंड देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर आल्सो लार्ज, और यही वजह है कि इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं, और साथ में दूसरा ये कि पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये बात आपने इसमें याद रखनी है। बिल्कुल ऑपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करवाया जाता है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है वो होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर है। लेकिन इनके जो ट्रेंड्स हैं वो मैंने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मैं अभी इससे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, इन तीनों का ट्रेंड जो है वो आप देखेंगे कि सेम होगा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स में आती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो जो थर्ड इसका पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी तरफ आती हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि कितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा जो है वो जा रहा है। तो आपको पता है कि हैलोजन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर साइड पे, कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, तो इनमें सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपके पास फ्लोरीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। मतलब अगर हम इस ग्रुप की बात करें, ठीक है, ग्रुप की रिस्पेक्ट से मैं भी आपको बता रही हूँ। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, 4.0 है, क्लोरीन की 3.0 है, ब्रोमीन की 2.8 है, और आयोडीन की जो है वो आपके पास 2.8 है, और आयोडीन की जो है वो 2.5 है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट टू राइट पीरियड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है, 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो हैलोजेंस जो है दे हैव लार्ज वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाउएवर देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो इसकी डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरफ आते हैं, जो इसके जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, में आप लोगों से जो डिस्कस कर रही थी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की रिस्पेक्ट से अगर हम इसकी देखें, तो हैलोजेंस जो हैं दे एग्जिस्ट एज सेपरेट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीज हैव वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज, इनके अंदर जो फोर्सेज हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि पोल्स क्रिएट होते हैं, सिमिलर होमो एटम्स है ना, होमो एटम्स है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के साथ आपस में बॉन्डिंग हो रही है, तो नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी डिफरेंस नहीं है। तो इसी वजह से इनके अंदर जो फोर्सेज हैं वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज जो हैं वो इनके अंदर मौजूद होती हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। जितना ज़्यादा नीचे डाउन द ग्रुप आते जाएंगे तो साइज जो है वो इनका इंक्रीज करता जाता है। तो इसी तरह से जो इनकी स्ट्रेंथ है इन फोर्सेज की, वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, सो आयोडीन जो है, आयोडीन हैज़ स्ट्रॉन्गर फोर्सेज। तो इनमें जो फ्लोरीन
सबसे पहले फ्लोरीन ली, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन है, ठीक है। तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा जो है वो साइज़ बड़ा है, तो इसी वजह से इनके अंदर जो वन डेर वाल फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉगर होंगी, ठीक है, एंड देन एनी अदर हैलोजेंस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं यानी कि जो इनके अंदर वन डेर वाल फोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा होंगी, फिर कम होंगी ब्रोमीन में, उससे कम जो होंगी क्लोरीन में, और सबसे कम जो है वो फ्लोरीन में होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों से ये जो मैंने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनको भी आप लोगों से इसमें डिस्कस कर लिया हैलोजेंस में। तो होप सो कि आपसे जो भी मैंने पॉइंट्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो आपको सब पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये होप सो कि आपको जो है वो सारा पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स वो आपको क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।